एक लड़की अपनी माँ से बोलती है कि माँ, क्या मैं भैया की शादी अपने सहेली से करा दूँ? तो जब यह बात माँ सुनती है तो माँ कहती है, मुझे कोई ऐतराज़ नहीं। तुम अपने सहेली के परिवार वालों से कहो, बातचीत का सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाएँ। इसके बाद उस लड़की को देखा जाता है। देखने के बाद कोई लड़की को ना नहीं कर पाता। यानी कि जिसकी वह दुल्हन बनने वाली थी, वह उसे देखते ही हाँ कर देता है। लड़की थी ही इतनी खूबसूरत कि उसे देखने के बाद कोई ना नहीं कर पाता। शादी धूमधाम से होती है। शादी होने के बाद पूरी रस्म रिवाज करने के बाद जब वह लड़की अपने मायके से अपने ससुराल तो सारे ससुराल वाले उसे देखकर खुशी से झूम उठते हैं, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि देखने वालों में कोई उसे चाँद का टुकड़ा तो कोई संगमरमर की मूर्ति कहता था। अब धीरे-धीरे शाम हो जाती है। वह नवेली दुल्हन जो है इंतज़ार करती है अपने दूल्हे का, क्योंकि आगे की जो कार्रवाई है, जो सिलसिला है वो आए हो, कुछ बात आगे हो। लेकिन दूल्हे से पहले दूल्हे की जो बहन होती है, वह भाभी के अपने रूम में चली जाती है और कहती है कि आज भाभी मेरे साथ ही सोएगी। पहले तो दोस्तों दोनों में नाक-नुकुर होती है, कुछ हल्का-सा तनातनी होती है, लेकिन धीरे-धीरे दोनों इतने करीब आ जाते हैं कि आपस में वो बातें करने लगते हैं, इतने करीब कि आप कल्पना नहीं कर सकते। तभी अचानक दूल्हे की एंट्री होती है। तो दूल्हा जब देखता है तो अवाक हो जाता है, क्योंकि उस कमरे में उसकी पत्नी और उसकी बहन एक आपत्तिजनक स्थिति में पाई जाती हैं। या जब तो देखता है तो बिल्कुल अवाक हो जाता है, परेशान हो जाता है। इस स्थिति को देखने के बाद वह बहुत एतराज़ करता है, लेकिन पहली रात थी, इस नाते वह किसी से भी कुछ नहीं कह पाता। वक़्त का सिलसिला जो धीरे-धीरे आगे बढ़ जाता है। जब-जब यह दूल्हा घर पर नहीं होता, तब तक दुल्हन की बहन तब अपने इस भाभी की अपने सहेली के साथ में होती है। यानी कि रिश्तों को जन्म दिया जा रहा था, जिसकी कि कोई भी कल्पना नहीं कर पाता था। बाद में पता चलता है कि जो लड़की ने शादी कराई है, उस लड़की की पहले से दोस्तों अब यह रिश्ता ख़त्म हो जाता है, लेकिन धीरे-धीरे जो रिश्ता होता है अब कत्ल में परिवर्तित हो जाता है और कहानी कत्ल में परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2-2 कत्ल हो जाते हैं और कई ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती हैं। जब इस घटनाक्रम के बारे में लोगों को जानकारी होती है सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, तो लोगों को यकीन नहीं होता, विश्वास नहीं होता कि ऐसी घटना भी घट सकती है। किसी इंसान के स्तर नीचे गिरने का इतना भी स्तर नीचे गिर सकता है कि जिसे जानने के बाद आप भी सन्न रह जाएँगे, दंग रह जाएँगे। नमस्कार, प्रणाम, मैं मोनू भारद्वाज। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, एक घटना है हरियाणा प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है यमुनानगर और इसी का एक थाना लगता है थाना शहरी यमुनानगर। इसी की कॉलोनी है आज़ाद नगर कॉलोनी, गली नंबर 2। बात कर रहा हूँ 23 जून 2024 की शाम लगभग 4 बजे 27 साल की एक लड़की होती है जिसका नाम काजल होता है। काजल बाहर से घूम कर आती है, दरवाजे पर बेल बजाती है, 2 बार 3 बार बेल बजाती है। जब बेल बजाती है तो अंदर से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। तब वह मेन डोर पर हाथ रखती है तो देखती है कि दरवाज़ा खुला होता है। तो उसके बाद जब अंदर प्रवेश करती है तो देखती है कि उसके भाई की लाश जो है खून से लथपथ तड़प रही है। काजल ज़ोर से चिल्लाने लगती है, घबरा जाती है पूरी तरीके से। ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। उसके बाद जब आगे जाके देखती है बेडरूम में तो उसकी माँ भी खून से लथपथ पड़ी हुई है और काजल जब इतना सब देखती है तो बिल्कुल अवाक रह जाती है, सन्न रह जाती है और ज़ोर-ज़ोर से चिल्लाने लगती है। जब उसकी बात को लोग सुनते हैं, आस-पड़ोस के लोग सुनते हैं, कॉलोनी वाले सुनते हैं, तो दौड़ कर आते हैं, देखते हैं कि यहाँ पर एक घटना हो गई है। क्योंकि लड़की 27 साल की थी, उन्होंने अपने आप को सँभाला और 112 नंबर पर फ़ोन किया। जब 112 नंबर वाले आते हैं, तो देखते हैं कि व्यक्ति के ऊपर किसी भारी भरकम चीज़ से वार किया गया है। सामान इधर-उधर फैला हुआ है, लूट भी हुई है और 2 कत्ल भी हुआ है।
पूरी तरीके से पूरा प्रशासन में हड़कंप बन जाता है। तभी जो आला अधिकारी होते हैं 112 नंबर पर 112 नंबर के कंट्रोल रूम से जो सूचना दी जाती है, इलाके की यानी डीएसपी अभिलाष, एसएचओ जगदीश चंद्र और सीआईए की टीम पहुंच जाती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। दोस्तों, जब जांच पड़ताल होती है, इधर उधर लोगों से पूछताछ होती है, सबूत जुटाया जाता है, खंगाला जाता है, तो उसमें देखा जाता है कि सीसीटीवी कैमरा घर में लगा हुआ है। तो जब सीसीटीवी कैमरा को देखा जाता है तो सीसीटीवी कैमरा ऑलरेडी बंद हुआ होता है। ऐसा लगता है कि सीसीटीवी कैमरा को बंद किया गया है, क्योंकि अगर कैमरा चालू रहेगा तो निश्चित तौर पर उसमें अपराधियों की जो शक्ल है, जो सूरत है, वारदात है, रिकॉर्डिंग हो जाएगी। अब इस परिवार में उस लड़की के अलावा कोई और नहीं था। पुलिस को ये अंदेशा था कि कहीं हो ना सके ये लड़की ही इस सब घटना में शामिल हो, क्योंकि 2007 में लड़की के जो पिता थे मर चुके थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी। पहले इनके जो फैमिली थे, जो परिवार था, वो सावन कुमारी इलाका में रहते थे। कुछ समय पहले ही आज़ाद नगर कॉलोनी में अपना खुद का मकान लेकर खुशी खुशी रह रहे थे। दोस्तों, इस घटना में जब देखा गया अलमारी में तो 14 लाख के जेवरात, कुछ जरूरी सामान, जो भी आभूषण थे, सब चोरी हुए थे। उसके बाद लोगों से पूछताछ जारी हो गई, लोगों से पूछा जाने लगा, सबूत जुटाया जाने लगा, लेकिन अभी कुछ पुलिस के हाथ नहीं लग रहा था। लगभग 72 घंटा बीत चुका था। लोगों में क्रोध आने लगा। आम जनमानस जो है पूरी तरीके से सड़कों पर उतरने लगा कि आखिर इसी के कॉलोनी में घुसकर इस तरीके से हत्या, नृशंस हत्या हो जाएगी तो कोई कैसे जीवित रहेगा, कोई कैसे रहेगा, कोई कैसे जीवन यापन करेगा। पुलिस प्रशासन पर तरह तरह के लोग सवाल उठाने लगे थे। अब पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से परेशान हो गया था। जब उस कैमरों को खंगाला गया, लोगों से सबूत जुटाया गया, तो दोस्तों ऐसी घटना सामने आई कि जिसे देखकर पुलिस के भी हाथ पांव फूल गए। एक सीसीटीवी कैमरा ऐसे पुलिस के हाथ लगा जिसमें कि एक नकाबपोश व्यक्ति आता है, काजल के घर में एंट्री करता है, बिना किसी शोर शराबे के घर में रहता है और 3 घंटे बाद काजल के साथ निकलता है। दोस्तों, जब काजल से पूछा जाता है कि तुम घर से कितने बजे निकली थी, तो काजल बोलती है कि 2 से 3 बजे। तो पुलिस के द्वारा जितनी बार भी पूछा जाता, काजल अनेकों कहानियां बताती थी। इस प्रकार से काजल ने 26 कहानियां गढ़ी थी, अपने दिमाग से बताती थी, लेकिन उस कहानी में कोई सत्यता नहीं थी, क्योंकि कोई भी कहानी आपस में मेल नहीं करती थी। दोस्तों, उसके बाद पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए लाश को भेज दिया, और जब पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तो फिर से पुलिस ने काजल को अपने रिमांड में लिया और बोला कि आप जब घर से निकली थी तो कितने बजे निकली थी, किस काम से निकली थी। काजल ने बताया कि मैं अपने बार को ड्राइंग करने के लिए गई थी। माँ ने बोला फ़ोन करके कि मेरे लिए जूस की 2 बॉटल लेते आना। मैं जूस लेने चली गई। उसके बाद जब घर पर आई तो देखिए ये नज़ारा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें देखा गया है कि उस जो घटना थी, जो कत्ल हुआ था, जो मर्डर हुआ था, वो सुबह के लगभग 10:30 बजे के करीब हुआ था। दोस्तों, उसके बाद जब काजल को रिमांड में पूरी तरीके से लिया जाता है, सख्ती से पेश आया जाता है, तब काजल बताती है कि घटना को अंजाम देने के लिए कोई दूसरा नहीं बल्कि मैं खुद थी। इसके बताती है कि मैं और मेरी सहेली दोनों पढ़ते थे, लेकिन हम दोनों में प्यार हो गया। फिर मैं अपने सहेली की शादी अपने भाई साहब से करा दिया। उसके बाद जब मेरे भाई साहब नहीं होते घर पे तो मैं अपनी भाभी के यानी कि अपनी सहेली के साथ संबंध बनाती थी, समलैंगिक थी। तो उसके बाद एक दिन मेरे भाई साहब को ये पता लग गई और धीरे धीरे बात मेरे माता को पता लग गई। तो ये रिश्ता धीरे धीरे टूट गया, परिवार में भूचाल सा आने लगा और मेरी भाभी एक दिन घर छोड़कर चली गई। उसके बाद मेरे भैया की दूसरी शादी हुई। पहले हम लोग सावन कुमारी में रहते थे, लेकिन जब मेरे भैया की दूसरी शादी हुई तब उसके बाद भी हम लोग आ गए नई कॉलोनी में अपने आज़ाद नगर की। तो यहाँ पर जो दूसरी भाभी थी, वो लड़की धीरे धीरे अपनी दूसरी भाभी के साथ भी संबंध बनाना शुरू कर दिया। ये बात जब धीरे धीरे फिर से लड़के को पता लगी तो वह लड़का बहुत परेशान सा होने लगा और बीच में अड़चन डालने लगा,
क्योंकि वो लड़की जो थी काजल, वो कभी भी लड़कों जैसा व्यवहार नहीं करती थी, लड़कियों जैसा व्यवहार उसके ज़हन में था ही नहीं। वह जब भी रहती थी बिल्कुल लड़कों के ड्रेस में रहती थी, लड़कों जैसे बातें करती थी और लड़कों के साथ। उसके बाद उसकी जो दूसरी पत्नी थी वो भी एक दिन छोड़कर चली जाती है। इस तरीके से उसका जो भाई होता है वो तन्हा हो जाता है, उसकी माँ रहती है और ये बहन रहती है काजल। एक दिन जब ये चली जाती है उसकी दूसरी भाभी भी, तो काजल को बहुत बुरा लगता है। काजल अपने भाई को, अपनी माँ को मारने के लिए दिमाग में प्लान बनाने लगती है। तभी इसके दिमाग में ख्याल आता है कि इसकी नानी का जो घर है, उसकी नानी ने इसकी माँ को, यानी मीना कुमारी इसकी माँ जो होती है, उसको उसकी नानी फूल कुमारी ने पूरी जायदाद ज़मीन लिख दिया। इस तरीके से इसके मामा के परिवार के लोग, इसके भाई के लोग, मेरे भाई काफ़ी इसकी माँ से खफा रहते हैं। एक दिन उसका मामा जो था इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाया और एक दिन दारू पीते-पीते धीरे-धीरे मर गया। दोस्तों, काजल अपने ममेरे भाई ईशांत और क्रिस से मिलती है, तो ईशांत उसे समझाता है कि मैं तो यह काम नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे पास उतनी हिम्मत नहीं है, ये आपका तुम्हारा जो काम है, ये तुम्हारा काम क्रिस कर सकता है। आता है तो काजल ने अपने भाई को मारने के लिए पूरी प्लानिंग बताती है और कहती है, यदि तुम मेरे माँ और भाई को मार दिए तो मैं तुम्हें 50,000 रुपये नकद और घर और जो ज़मीन है सब वापस कर दूंगी। इस लालच में आकर कृष्ण कुमार ने नकाबपोश खरीदा। नकाबपोश होने के बाद घर में एंट्री किया। उस समय काजल घर में मौजूद होती है। जब काजल घर में मौजूद होती है तभी वह क्रिस एक मोटे राड से अपनी बुआ के ऊपर वार करता है और सर पे जब चोट लग जाती है तो उसकी बुआ गिर जाती है, बूढ़ी माँ, और वहीं पर छटपटाने लगती है। हाथ जोड़ के कहती है, बेटा मुझे मत मारो। लेकिन उस समय काजल के दिमाग पे भूत सवार था। अपने उसमें मेरे भाई को मिल के साथ में अपनी माँ का खून कर देती है। तभी उसका जो भाई होता है वो भाई एंट्री कर जाता है। जब एंट्री कर जाता है तब जब देखता है कि ये सब क्या कर रहे हो, तभी उसका जो भाई होता है मेरा क्रिस मोटे राड से उस अपने भाई पर भी वार कर देता है। जिस तरीके से उसने अपनी बुआ को मारा था वह भी फर्श पर गिर कर छटपटाने लगता है। जब देखता है कि क्रिस की ये उड़कर भाग जाएगा तभी पीछे से जो काजल होती है पकड़ लेती है। जब पकड़ लेती है तो कृष्ण कुमार जो होता है वो फ्री हो जाता है और दोनों मिलकर कृष्ण कुमार और काजल उस अपने भाई की भी हत्या कर देते हैं। जब दोनों की हत्या हो जाती है, काजल सोचती है कि किस तरीके से अब बचा जाए। वो पूरा गहना जेवरात निकाल कर अपने ले जाकर स्कूटी की डिग्गी में रख देती है और सारे सामान को बिखेर देती है। दोस्तों, उसके बाद कृष्ण कुमार चला जाता है। जब सीसीटीवी में कैमरा में देखा जाता है तो कृष्ण कुमार और काजल दोनों साथ में निकलते हैं, क्योंकि तुम अपना वो लोग कैमरा जरूर डैमेज कर दिए थे लेकिन कॉलोनी, पूरी कॉलोनी का थोड़ी डैमेज कर दिए थे। कहते हैं कि हत्यारोपी हत्यारा कितना भी चालाक हो, कोई ना कोई सबूत जरूर छोड़कर जाता है। तो मेरी कहानी कहने का मकसद सिर्फ आपको जताना नहीं, आपको जगाना भी। इस कहानी से किसी का दिल दुखाना नहीं, आपको जगाना है। अगर मेरी कहानी से किसी को दुख होता है तो एक इत्तेफाक होगा। दोस्तों, आज की कहानी गैरों से ज़्यादा अपनों से खतरा है। इस चीज़ को मान के, इस चीज़ को जान करके हमेशा सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत। आप हमेशा अपना ध्यान रखें।